खाना है। एक नुक्ता है कि नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बनाना है। हालत ये है कि पूरी इलेक्शन कैंपेन एक तरफ, और इमरान खान का एक एक आर्टिकल जेल में से लिखा हुआ छपा हुआ है, और इस वक्त सफ़े मातम बिछ गया है। आपने अगर यही ट्राई करनी है तो नवाज शरीफ को भी केयर टेकर वजीर आजम बना दें, साल के लिए, 6 साल के लिए, 2 साल के लिए। क्या अवाम ने क्या आपका बिगाड़ लेना है? रांझे सारे आपके राजी हैं, कोटें आपकी अपनी हैं। उनके मुंह से ये बात निकल गई कि कैसे ऐसी जमात को इलेक्शन लड़ने दिया जा सकता है जो पाकिस्तान में 9 मई के वाकयात हुए थे उसके अंदर मुलव्वस थी। अब एक ऐसा शख्स जो मुनसिफी के सबसे आला ओहदे पे बैठा हुआ है, अगर वो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात और सियासी रहनुमा के खिलाफ ऐसे ख्यालात रखता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस ऐसे शख्स को जज होना चाहिए उनसे मुतल्लिका किसी मामले का। कोर्ट के एक सीनियर जज हैं, उनका ये कहना है कि काजी साहब के जो इलेक्शन हैं वो शैम इलेक्शन है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो 100% दुरुस्त थी। तो हुकूमत का जो रोल था वो सिर्फ ये था कि जो इन्फॉर्मेशन हुकूमत के सामने आई, उस इंफॉर्मेशन की, अभी कोई शहादतें इकट्ठी नहीं की गई थी, उस इंफॉर्मेशन की तस्दीक हुई। हकीकतन 3 फ्लैट्स थे, हकीकतन नॉन डिक्लेयर्ड थे। तो अगर आप उसको खोलेंगे, जब कभी, अगर जिसे कहते हैं ना, पूरा सच जब आवाम सुनने के लिए तैयार होगी, तो उससे तो पाकिस्तान की जो है ना इस वक्त जो निज़ाम है उसकी बुनियादें हिल जाएंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। शहजाद अकबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर हैं, SAPM रह चुके हैं, इंटीरियर पर भी और इख्तिसाब पर भी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शहजाद साहब, इस निज़ाम का आप हिस्सा रहे हैं और निज़ाम में ही बहुत कुछ हो रहा है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से करारदाद मंजूर करवाई गई, मंजूर कर ली गई। इलेक्शंस मुलतवी करवाने की वजह अमन अमान का मसला और फिर बर्फबारी, बारिश, सब कुछ इसमें डाला गया। अब करारदाद का इम्पैक्ट जाहिर है लीगली देखें तो नहीं हो सकता, करारदाद मायने नहीं रखती। मगर जो हालिया तारीख देखें तो फिर करारदाद की बेस पर ही पैसे देने से मना किया गया, कहा गया कि अफसरों की नौकरियां नहीं रहेंगी, बड़ा कुछ हुआ। इस वक्त इस करारदाद का सामने आना, फिर मंजूर भी हो जाना, कौन है इसके पीछे, हो क्या रहा है? देखें, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपने किसी भी चीज़ के पीछे जाना है कि कहाँ से आई है, तो जो उसके तहरीक को पेश करने वाले और वोट देने वाले होते हैं उन्हें देख लें तो पता लग जाता है कि इस तहरीक के रूए रवां कौन है। ये जिस मोड एंड मैनर में ये तहरीक पेश हुई और जिस तरह से की गई, इस पे चूंकि मैं आपने शुरू में इंट्रो में कह दिया कि मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, तो मैं आपको अपने मुशाहिदे की बात सुना देता हूँ। इन तमाम कामों के जो माहिर अमूर हैं ना, वो असल में हैं संजरानी साहब, जो चेयरमैन सेनेट हैं। और चेयरमैन सेनेट जो हैं वो रियासत के बहुत ताबेदार हैं असल में। बलूचिस्तान में पिछले अरसे से जो हालात जारी हैं उसकी वजह से हमारी रियासत ने रियासत के कुछ सपूत पैदा किए हैं बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें से एक संजरानी साहब हैं, एक काकड़ साहब हैं, एक चेयरमैन सेनेट हैं, एक इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर। तो ये दोनों जो सपूत हैं, ये बढ़ चढ़ कर रियासत की खिदमत में हिस्सा लेते हैं। ऐसा माजी में भी था कि जब भी कोई काम करवाना था जो सेनेट में आप चाहते हैं, आपको पता है कि अपोजिशन आएगी, तो उसका वो कहते हैं ना ठेका दे दिया जाता है संजरानी साहब को, तो संजरानी साहब कर लेते हैं। अब मतलब देखें, जो चेयरमैन सेनेट है उसको इन तमाम चीज़ों का अदराक होना चाहिए। कोई भी जब तहरीक पेश होती है, ये बुलडोज वाली तहरीक होती है ना, क्योंकि तहरीक जब पेश होती है तो उसके ऊपर फिर डिबेट करवाते हैं, उसके ऊपर तमाम लोगों को बुलाते हैं, उसके अंदर कोरम देखा जाता है, 14-15 लोग बैठे हुए हैं। तो ये तो बड़ी वाज़ेह बात है कि इस तहरीक को पेश करने के पीछे कौन लोग हैं और मकसद क्या है। असल में मकसद ये है कि मैंने 2 दिन पहले भी अपने व्लॉग में भी इसका बड़ा तफसील से जिक्र किया था कि लंदन प्लान जो है, जो खान साहब ने अपने आर्टिकल में भी जिसका जिक्र किया और पहले भी जिक्र करते रहे, लंदन प्लान जो है वो 4 नुकात अगर उस पर रखे जाए ना, मेन नुकात उसके देखे जाएं, तो उन 4 में से 3 नुकात जो है वो इमरान खान और इमरान खान है। एक नुकता है कि नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बनाना है। तो वो जो 3 नुकात हैं कि जी इमरान खान को जेल में रखना है, इमरान खान को सजा दिलवानी है, इमरान खान को नाहल करना है, वगैरह वगैरह, वो निकात जो है वो पूरे नहीं हो रहे। क्योंकि देखिए, इस वक्त हालत ये है कि पूरी इलेक्शन कैंपेन एक तरफ, और इमरान खान का एक एक आर्टिकल जेल में से लिखा हुआ छपा हुआ है, और इस वक्त सफ़े मातम बिछ गया है। अब वो ढूंढते फिर रहे हैं जी, चला कैसे गया, पेन कौन सा इस्तेमाल हुआ, जेल से कैसे निकला, ओहो इकोनॉमिस्ट ने कैसे छाप दिया, फलाना ये देखें, ये है असल में इस वक्त जो ना किसी भी शख्स की मार्केट जो है, पावर या उसकी ऑन ग्राउंड पावर के। इमरान खान ने जेल में बैठी हुई एक बात, अच्छा चले मैं कहता हूँ, इमरान खान ने जो उसमें बातें लिखी हैं, मुझे एक बात बता दीजिए कि उन बातों का क्या इस वक्त हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है?
आप इमरान खान के आर्टिकल से एक दिन पहले का डॉन का एडिटोरियल उठा के देख लें। डॉन डॉन अखबार जो है वो कोई इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला अखबार तो नहीं है, लेकिन डॉन का एडिटोरियल ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन तुला हुआ है कि दुनिया के किसी को भी इस इलेक्शन के ऊपर कोई एतबार ना हो। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन का 4 दिन पहले मुनीज़ जहांगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने तमाम मेंबर्स के साथ बैठकर। उनकी बातें उठा के देख लें। किसी भी इंडिपेंडेंट, ऐसे ऐसे लोग जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो यूजली इकॉनमी या एजुकेशन इस तरह चीज़ों के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, वो इस वक्त लिखने पे मजबूर हो गए हैं कि जनाब ये मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है। जिस चीज़ को आप डोंग को इलेक्शन कह रहे हैं, जिस अंदाज से आप इलेक्शन कह रहे हैं, इससे तो बेहतर है कि आप एक शख्स जिसको आप वजीर आजम बनाना चाहते हैं, आप ट्राई कर लेना। ये केयर टेकर आप चला रहे हैं, देखिए ना, पंजाब का और केपी का केयर टेकर तो चलते हुए साल हो गए। आपने अगर यही ट्राई करनी है तो नवाज शरीफ को भी केयर टेकर वजीर आजम बना दें, साल के लिए, 6 साल के लिए, 2 साल के लिए। क्या अवाम ने क्या आपका बिगाड़ लेना है? रांझे सारे आपके राजी हैं, कोटें आपकी अपनी हैं, जज आपके हम नवा हैं। तो इस वक्त जो कम अज कम इलेक्शन के प्रोसेस को और जमहूरियत को बदनाम ना करें। आर्टिकल पर मैं आऊंगा, उस पर मैंने बड़ी आपसे बात करनी है, बड़ी चीजें डिस्कस हो रही हैं आर्टिकल के हवाले से कि एक कन्विक्टेड शख्स जो है वो कैसे लिख सकता है और सारा कुछ। इलेक्शन वाली बात को समाप्त करते हैं। काजी साहब ने कहा था कि पत्थर पर लकीर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा 8 फरवरी 2024। तो एक हर्डल तो होगी अगर इंतखाबात नहीं करवाए जाते। करारदाद में तो कल मंजूर हुई, साइन हुए, सदर हाउस, पीएम हाउस, इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी, वजीर पार्लिमानी अमूर, हर जगह भेज भी दिया गया उसको। देखिए, जिन साहब ने ये कहा था ना कि पत्थर पे लकीर है, उन साहब का तो बहुत पुराना माजी नहीं, अभी कुछ कुछ महीने पहले का माजी ये है कि पंजाब और केपी के इलेक्शन में तो उनका जो रवैया था वो ये था जी, पहले हाई कोर्ट जाएं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करने के आ गए हैं। और अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो पत्थर पे लकीर लकीर है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मैं उनकी इस बात की तो तारीफ करता हूँ कि इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, लेकिन इसके साथ साथ खुदा के लिए अपनी आंखें खोलें। देखें, ये जो है ना, कल असद तूर ने एक की थी, ट्वीट की थी कि जी महारंग बलोच के ऊपर एक और पता नहीं सिंध के अंदर कहीं एक एफआईआर दर्ज हो गई। तो मैंने उसके ऊपर जवाब में लिखा था कि जी आप बिल्कुल, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि काजी साहब ना टीवी देखते हैं, ना सोशल मीडिया, ना उनको कुछ और नजर आता है। इसी चीज को उठाकर देख लीजिए कि पहले 10 दिन जो जिसको काजी साहब पत्थर पे लकीर इंतखाब कह रहे हैं, उसकी पोजीशन ये है कि पहले 10 दिनों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव के आरओज हैं, उन्होंने क्या क्यामत ढाई हुई है पूरे पाकिस्तान में। और आप उनसे पूछ रहे हैं कि पत्थर पे लकीर जो उन्होंने कल परसों मुकदमे के दौरान लाइव ट्रांसमिशन में अपनी नफरत और हकारत एक सियासी जमात, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको तो उन्होंने जाहिर कर दिया। उनके मुंह से ये बात निकल गई कि कैसे ऐसी जमात को इलेक्शन लड़ने दिया जा सकता है जो ये जो पाकिस्तान में 9 मई के वाकयात हुए थे उसके अंदर मुलव्वस थी। अब एक ऐसा शख्स जो मुनसिफी के सबसे आला ओहदे पे बैठा हुआ है, अगर वो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात और सियासी रहनुमा के खिलाफ ऐसे ख्यालात रखता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस ऐसे शख्स को जज होना चाहिए उनसे मुतलका किसी मामले का? क्योंकि इलेक्शन भी जो है वो पाकिस्तान, देखें, इलेक्शन जो जमहूरियत है सबसे बड़ी सियासी जमात के बगैर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन का जो इनेकाद है, आपको बात वहां से देखनी चाहिए कि ये जो आपने एग्जेक्टिव के आरोज लगाए हैं और उनके तहत जो आप इलेक्शन करवा रहे हैं, उसका नतीजा तो यही होगा। और दूसरी बात यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आज भी कहती है, मेरे ख्याल में, मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन वो तो आज भी कहते हैं कि जी इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ऐसे इलेक्शन हो जिस पे लोग एतबार कर सकें। पीटीआई, उनके बहुत सारे लोगों के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, मंजूर हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं NA 150, NA 151 से। पीपी वाले जो हल्के हैं वहां से भी उनके मुस्तरद हुए। जैन कुरैशी के, मेहरबानों के मंजूर हुए, मगर उनके कोई खास वजह है शाह साहब के मुस्तरद होने की? देखें, ये चूहे बिल्ली का खेल है, ये तो अभी जारी रहेगा। अभी मैं सुबह जागने से पहले मैंने थोड़ी देर देखा था, एक कहीं रात को देर गए शायद, फवाद चौधरी के भी कागजात दोबारा से जो हैं वो ना रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मैंने इसके ऊपर सिंपल सी एक चीज़ कही थी कि ये जो बहुत सारे कागजात रिजेक्ट करवाए गए हैं, इनकी कोई वैलिड कानूनी वजह तो है नहीं, इसलिए वो ज़्यादा देर स्टैंड नहीं कर सकेंगे। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये इस चीज़ को डिले करके बहुत सारे लोगों को तोड़ने की और वो कहते हैं ना, दौड़ा दौड़ा के थकाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ताकि लोग जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें और वो उनकी तमाम जो एनर्जीज हैं वो इसी चीज़ पे खर्च हो जाएं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी सुन लें।
ये एक तरफ अब उन्होंने पूरी पीटीआई जो है उसको, ये कागजात मुस्तरद हो रहे हैं, एक्सेप्ट होते हैं तो फिर दोबारा मुस्तरद हो जाते हैं वगैरह वगैरह, इसमें लगाया हुआ है। और साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर जो है ना, वो जो केसेस हैं उसमें घेरा तंग किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जो वो ख्वाहिश है ना कि सजा दर सजा दर सजा, वो वाला सिलसिला जो है वो जारी रहे। अब उसमें रखने आ जाते हैं, रखने इसलिए आ जाते हैं कि मेरिट्स हैं कोई नहीं। अब साइफर केस में रखना आ गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। अच्छा, अब वो जब स्टे आ गया तो इलेक्शन कमीशन अचानक जो है ना वो मुतहरक हो गया, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो तवज्जो दें कि सूबों के अंदर जहाँ पे इलेक्शन करवाने हैं उस प्रोसेस के ऊपर, वो रोज़ अपना जनाब मंजी बिस्तरा उठा के अडयाला जेल पहुंच जाते हैं उधर तय करने के लिए। अच्छा, उसके बाद उससे भी इनकी रूह की तस्कीन नहीं हो रही तो झूठी खबरें अपने मनपसंद सहाफ़ियों के जरिए प्लांट करवाते हैं कि इमरान खान के जो असाब हैं वो जवाब देंगे, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यार वो इतनी इतनी कच्ची कच्ची कहानियां डालते हैं जिसका अंदाजा नहीं है। क्योंकि जब देखिए ना, अब आपने अगर पता करना हो कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी खबर जो है वो कंपनी बहादुर प्लांट कर ली है, तो वो जो यूजुअल सस्पेक्ट्स है ना, जब वो सारे मिलकर एक ही तहरीर की ट्वीट्स करें या एक ही तहरीर का बयान दागें, उसमें वो पांच छह सहाफ़ी हैं, एक दो सियासतदान हैं, तो आपको पता लग जाता है कि ये सारे अपारा का बोंपू बोल रहे हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ है। अब चूंकि वो है ना कि मेन मकसद जो आपका सवाल था कि ये क्यों कुछ के रिजेक्ट हो रहे हैं, वो यही है, इनको मसरूफ रखना है। देखिए, शाह महमूद कुरैशी के भी जो हैं वो किसी जुर्म में भी सजा याफ्ता नहीं है। अगर वो सजा याफ्ता नहीं है तो उनके कागजात नामजदगी कानून के तहत नहीं रोके जा सकते। और जस्टिस अतर मिनल्ला का वो जो चार सफाती एक इजाफी नोट है कुछ दिनों पहले का, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि ये आपने फैसला करना है कि आपने शैम इलेक्शन कराने हैं या जेन्युइन इलेक्शन कराने हैं। और जेन्युइन इलेक्शन के लिए उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग अगर सियासत के मैदान में नहीं होंगे तो वो शैम इलेक्शन होगा। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज हैं, उनका ये कहना है कि काजी साहब के जो इलेक्शन है वो शैम इलेक्शन है। क्योंकि ये देखिए ग्राउंड पे तो यही हो रहा है कि इमरान खान भी नहीं है, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं है, और बहुत सारे जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो भी नहीं हैं। सिर्फ कुछ लोगों के कागजात एक्सेप्ट हुए हैं, वो भी पता नहीं क्या क्या मिन्नतें तरले करके उन्होंने एक्सेप्ट करवाए होंगे वादे वही करके। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है, ये तो वही जो तरमिल्ला ने कहा है कि शैम इलेक्शन की है। सिर्फ अब मैं अपने केसेस की बात की तो नैब के भी केसेस इमरान खान के ऊपर हैं। और नैब सजा जो 5 साल थी सजा मिलने के बाद नाअहली की, अब उसको 10 साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया है। पहले भी 10 थी, फिर उन्होंने मुअत्तल करके 5 किया। और अब गालिबा फिर से 10 साल सजा नाअहली होगी इस नैब में, अगर कोई शख्स ना पा लेता है तो। इसका मकसद। जी जी, नैब के तो केसेस में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी को अक्यूज हूँ खान साहब का, तो इसलिए तो 10 साल करें, 5 साल करें, 15 साल करें, क्या फ़र्क पड़ता है यार। वो केसेस भी ऐसे झूठे से केसेस हैं। असल में ये 10 साल जो है ना, मैंने ये तो देखिए कल दरखास्त आई, मैंने 3 दिन पहले का मेरा वीलॉग उठा के देख लें, मैंने लंदन प्लान के जो चार नुकात बताए हैं उसमें से दूसरा नुक्ता है कि ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल करना है। अब असल में इस ख्वाहिश में एक दूसरी ख्वाहिश भी है कि इमरान नवाज शरीफ को अहल करना है। तो जब नवाज शरीफ को अहल करते हैं तो उसका असर जो है नवाज इसका इमरान खान पे ना पड़ जाए, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, कोर्ट्स में से जाके जो अच्छा, मज़े की बात है कि ये जो नाअहली 5 साल करवाई वो अपनी ही तरमीम के करवाई। अब वो चूंकि जल्दी जल्दी करते हैं ना, तो नालायकों के बस्ते भारी होते हैं, एक मुहावरा है, तो वो उसका अब फायदा इमरान खान को चला जाएगा। अब वो चूंकि इमरान खान को 10 साल बाहर रखना है, ये एक नई ख्वाहिश पैदा हुई है कि जी जो आएगा 10 साल के लिए आएगा। तो उस ख्वाहिश की पादाश में ये गए हैं कि जी वो अदालत से कि जी वो तरमीम एक तरफ देखिए। अब इस वक्त निज़ाम की तजाद देख लीजिए। काजी फैज ईसा साहब कहते हैं कि वो तो इस हद तक चले जाते हैं इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रटेशन में कि जो पार्लिमान है उसको ये हक हासिल है कि कोई भी कानून साजी कर ले, चाहे वो आइन के मुताबिक क्यों ना हो। इस हद तक वो चले जाते हैं, जो कि कानूनी तौर पर दुरुस्त बात नहीं। लेकिन नीचे जो अब हाई कोर्ट है, जो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है, खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो ये कहती है कि अच्छा जी नहीं, जो हम स्टे दे देते हैं जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है। क्यों? क्योंकि उसमें इमरान खान आता है। तो इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और जुडिशल इंटरप्रिटेशन है मैटर्स की, वो डिपेंड करती है कि केस के अंदर बंदा कौन है। अगर तो इमरान खान मुलव्वस है तो वही होगा जो रियासत चाहेगी, वगरना फिर वो अपना फैसला कर सकते हैं। तो ये असल में जो 10 साल है ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि इमरान खान को 10 साल बाहर रखना है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी की कि जो आएगा वो 10 साल के लिए आएगा, ऐसी अब ख्वाहिश है। तो ये तो बड़ी
10 سال کے لیے ہی اب جو آئے گا انتخاب بھی مدت 5 سال ہے، سلیکٹ ہونا ہے، الیکٹ ہونا ہے، یا کیئر ٹیکر چلنا ہے، ہوگا کیا؟ ایمرجنسی، معاشی ایمرجنسی دیکھیے بھی 10 سال تو خیر کیئر ٹیکر نہیں چل سکتا، یہ تو ان کو کسی نہ کسی وقت انتخاب نما انتخابات کروانے پڑیں گے، باہر پیسے بھی مانگنے ہوتے ہیں، لوگوں کو شکل بھی دکھانی ہوتی ہے، تو وہ تو نظام چلے گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نیا نظام یہ لانا چاہ رہے ہیں جن اتحادیوں کے ساتھ، وہ سلسلہ ٹیک آف نہیں کر رہا، اور ایسے نظام کے اندر یہ جو ہے نا بہت زیادہ آپس میں بھی ڈسکمفرٹ ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ یہ نظام لانے کے لیے لنڈن پلان کے اندر حصہ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی ڈالا ہوا ہے۔ اب جب بانٹنے کی وقت آئی ہے تو اس وقت لڑائی ہوگی کہ بھائی اگر نواز شریف ہی 10 سال کے لیے آ رہا ہے وزیر اعظم کے طور پر، تو پھر بلاول کا وزیر اعظم بنے گا، یہ سوال پیدا ہوں گے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں رکھنے تو آتے ہیں، یہ آئیڈیا ضرور ہے، یہ پلان ضرور ہے کہ جی 10 سال کے لیے، اور جتنی اس وقت وہ کہتے ہیں نا جو آپس میں گاڑی چھن رہی ہے میاں صاحب کی اور کرن، پلاننگ تو یہ ہے، تو پلاننگ تو باجوہ صاحب نے بھی بہت لمبی کی ہوئی تھی، وہ زیادہ دیر چلی نہیں، لیکن یہ جتنے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں نا، اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی صحت جو ہے نا وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور وہ متحمل نہیں ہے ان ایکسپیریمنٹس کا، اور اس وقت اکنامک سچویشن یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہی کھیل جاری رہا اور ایک ایسی سیاسی استحکام ملک میں نہیں لایا گیا جو معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی گنونی شکل اختیار کر سکتی ہیں معاشی طور پر۔ تو ان کے 10 سالہ پلان کے اندر سب سے بڑا رکھنا تو یہی ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا وہ معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، اور معاشی استحکام نہیں ہوگا تو یہ جو بھی پلان کر رہے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا۔ ابھی اب نہیں ہوگا یہ سب کچھ، اگر نہیں ہوگا مگر پلانس تو ہے نا، بھلے عوام عمران خان کے ساتھ ہے، بٹ جو گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ عمران خان کو بائی رکھنا ہے، بلے کا نشان نہیں ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کمیٹی میں ماسٹر مائنڈ اینڈ آل دیٹ سب کچھ ہوگا، تو کہیں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی طرف تو نہیں جا رہے؟ دیکھیے جو کابینہ کی جو سب کمیٹی ہے اس کا بنایا جانا اس موقع کے اوپر جب الیکشن ہو رہا ہے، اور 9 مئی کے بعد جنوری 2024 میں جا کے ایک کمیٹی بنانا جو ہے، وہ لگتا یہ ہے کہ جو 9 مئی کا بیانیہ بنایا تھا اور اس کے بعد جو کیسز بنائے، ایون کہ ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے سویلینز کا وغیرہ وغیرہ، وہ تمام ابھی تک ناکافی ثابت ہوا ہے، اور یہ کچھ اسی قسم کی ہی سازش لگ رہی ہے، کیونکہ دیکھیے ایک کمیٹی بنا دی کیبنٹ کی، اس کے اندر لوگ کون ہیں جی؟ مطلب یہ جو اس وقت کیئر ٹیکر آپ کے وزیر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا قانونی پوزیشن ہے؟ یہ تو نگران ہیں، ان کا کام محض الیکشن پر کروانا ہے۔ یہ اب کابینہ کی ایک سب کمیٹی بنا کے کسی جماعت کو سیاست سے باہر کریں گے، اندر کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کر بھی لیں گے، میں کہتا ہوں فرض کر لیجئے کہ یہ اپنا ورسٹ کر لیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو یہی بین کر دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، اول تو یہ ہے کہ مجھے پھر بھی جو کہ میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اچھا سوچتا ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کرنے جائیں گے، لیکن لیٹ سپوز اگر وہ یہ ایسا کرتے بھی ہیں تو پھر مجھے وہی بات بتا دیجیے کہ جس کی بار بار میں بات کر رہا ہوں، عمران خان نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پھر سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ ملک کا ایک حصہ جو ہے، جو ایک ایسی سیاسی جماعت جس کی پاپولیرٹی 70-80% کے قریب ہے، عوام جو ہے آج بھی آپ مائک لے کے گراؤنڈ پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں ووٹ عمران خان کا، تو آپ اس عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اگر سیاست سے ہی باہر کر دیں گے، تو پھر اس ریاست کے اندر جو بھی آپ چیز کریں گے وہ تو ڈرامہ ہوگی، وہ دور رس تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں ماضی میں بھی آپ نے یہ والی حرکتیں سیاستدانوں کے خلاف کی۔ دیکھیں بنگلہ دیش کیوں بنا؟ بنگلہ دیش اس لیے بنا کہ آپ نے اس وقت کی جو سب سے میجورٹی کی پارٹی تھی اس کا حق جو حکومت ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان کے اوپر غداری کے مقدمے چلائے، انہیں جیلوں میں بند کیا، ان کے اوپر فوج کشی کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملک دو لخت ہو گیا۔ اب تو ہمارے پاس وہ آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو چار صوبے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہوئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ملک دو لخت ہو جائے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پھر ریاست سے جو عوام کا رشتہ ہے وہ توڑتی ہیں، جب ریاست اپنے ذاتی اناد کی ہوئی، کیونکہ ریاست وہی دیکھیں نا، ریاست کو تو شخصیتیں ریپرزینٹ کرتی ہیں نا، اس وقت شخصیتوں کا اختلاف ہے آپس میں، وہ جو شخصیتوں کا اناد ہے ایک شخص کے بارے میں، اس میں جو قربانی کا بکرا ہے وہ ملک بن رہا ہے۔ سر ابھی آپ نے بات کی کہ کیسز ہیں، سب کچھ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور کمیٹی بن رہی ہے، سب کمیٹی بن رہی ہے، الٹیمیٹلی تمام تر جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی جا کر ہوں گے، الیکشنز ہو، بلے کا نشان ہو، نہ اہلی ہو، پارٹی بین، جو کچھ بھی ہو۔ قاضی فائزہ صاحب پر عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی، شیر افضل خان مروت نے کہا جی عمران خان نے عدم اعتماد
करने का कहा है काजी फाइज ईसा साहब पर, दुरुस्त फैसला है अगर होता है? और फिर इसी के साथ अगर आप लिंक कर दीजिएगा जो रेफरेंस देखें वो, आपने था। एक तो पहली बात ये ना कि ये बात वाकई ही इमरान खान साहब ने कही है या नहीं कही है, ये कितनी वेल थॉट है, वो तो भी मुसद्दका बात नहीं है, क्योंकि पार्टी के चेयरमैन तो इस वक्त गौहर हैं और गौहर की जानिब से ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने तो शायद इसकी मुतजाद बात ही की है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि काजी फैज ईसा एक बाइस्ड, अनाद परस्त जज हैं पीटीआई को लेकर और इमरान खान को लेकर। और दुनिया में इंसाफ के किसी भी स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको किसी भी ऐसी कॉज के ऊपर जज नहीं होना चाहिए जहां पे इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हों। लेकिन एट द सेम टाइम अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, अगर वो खुद जज नहीं भी होंगे तो उनके, देखिए उनका इस वक्त जो ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हावी है। तो मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जहां पे चीज़ें जो हैं वो इतने हद तक ख़राब हो जाएं। ठीक है कि इस वक्त आपको अपने, देखिए जो बात गौहर कर रहे हैं, जो उनका माइंड है वो यही है कि आप नॉन कन्फ्रंटेशनल मैनर के अंदर चीज़ों को लेकर जाएं, क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर मामले ने इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ही जाके सेटल होना है। बतौर सियासी जमात के आपको अपने तमाम जो ऑप्शंस हैं वो देखने चाहिए, और आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो अगर आपको अदम एतमाद भी है तो वो किसी कानूनी तरीके से उस अदम एतमाद को सामने रखा जाए। अगर आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर या इस तरह से चौकों के ऊपर खड़े होकर और ऐसे लोग इसको बयान करेंगे जो वैसे ही जज्बाती हैं, तो उसके कोई बेहतर नताइज नहीं होंगे। तो इस वक्त चूंकि पीटीआई रिसीविंग एंड पे है, उसको बहुत ज़्यादा इस वक्त मैं समझता हूँ तहम्मुल का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही एक बात मैंने पहले माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी कही थी कि देखिए आप ज़रूर हमारे पीटीआई के पास, खान साहब के पास तमाम ग्राउंड्स हैं कि आप उनके ऊपर अदम एतमाद करें, लेकिन एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा अपनी लीगल स्ट्रेटजी भी देखनी चाहिए कि क्या ये अदम एतमाद जो है काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाएगा। तो लिहाजा ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है, क्योंकि आप जानते हैं, आप ये समझते हैं, आप ये मानते हैं कि जिस जज के सामने आपको पेश किया जा रहा है वो आपका बदतरीन मुखालिफ है, लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि अगर वो जज भी अपनी उस पर आ जाता है तो फिर आपको वक्ती तौर पर तो नुकसान होगा। तो इस वक्त पार्टी को जो सबसे, अगर देखिए इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो इस वक्त एक फैसला जो सबसे ज़रूरी है, बाकी तमाम फैसले, देखिए इमरान खान को तो मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि वो इमरान खान को तो इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ना और एक निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना इंतहाई ज़रूरी है। तो और इस बात का फैसला अगले 7 दिनों में होना है। आज शायद 6 तारीख है और 13 तारीख तक ये चीज़ें तय होनी है। तो अगले 7 दिनों में सबसे अहम फैसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक निशान हो, क्योंकि वो हर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका कैंडिडेट जो है, उसका जो वोटर है, उसको पता हो कि जी मैंने इस निशान को निशान देना है, वो चाहे बल्ला हो या कोई भी और निशान हो, लेकिन एक निशान होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये इंतखाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा एक मुश्किल इंतखाब हो जाएगा, क्योंकि फिर वो जाहिर बात है कि आपके लोग जो, देखिए आपके लोग इलेक्ट भी हो जाएं, कल वो डिफेक्शन क्लॉज के अंडर ही नहीं आएंगे, क्योंकि आप बतौर पार्टी नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात ये भी जहन में रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन होना, इस इंतखाब की कोई हैसियत नहीं होगी। तो ये निज़ाम के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भाई जो भी आपने इनके ऊपर जुल्म करना है वो अपनी जगह है, लेकिन कम अज़ कम आप उनको ग्राउंड पे इंतखाब तो लड़ने दें एक निशान के साथ। सर बस आखिर में क्विकली ये बता दें, काजी फाइजा साहब के ऊपर रेफरेंस भी फाइल किया गया था आपके दौरे हुकूमत में, दुरुस्त जी, फैसला? देखिए जी, इसमें खान साहब के मुख्तलिफ बयानात आए हैं। आज के दिन पूछ लें सबसे, मैं तो खुद कुछ नहीं कहता। देखें ना, देखें, एक लोगों की बड़ी गलत फहमी है। एक जब रेफरेंस फाइल किया गया उस वक्त तो मैं SAPM था, बाद में फिर तरक्की होकर मैं एडवाइज़र हो गया था। लेकिन दोनों जो रोल्स हैं, एडवाइज़र और SAPM, इसका कोई अपना इख्तियार नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो इतना इख्तियार नहीं है कानून के मुताबिक कि वो अपने दफ्तर का जो PN है उसकी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सके। तो उसका काम तो सिर्फ मशवरा देना होता है। जिस वक्त ये रेफरेंस आया, रेफरेंस जो है वो वज़ीर आज़म और सदर की मंजूरी से फाइल होता है। ऑफ कोर्स उसके ऊपर इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। मैं सिर्फ ये बात कह सकता हूँ कि जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर रेफरेंस फाइल हुआ था, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी वो 100% दुरुस्त थी,
اور اس انفارمیشن کے اوپر قانونی طور پر اور آئینی طور پر ریفرنس بھیجا جانا ہی درست فیصلہ تھا، کیونکہ آپ سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک کسی بھی شخص کی انڈکلیئرڈ پراپرٹیز آتی ہیں، دیکھیے ریفرنس فائل کرنا جو ہے اس کو قانونی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قانونی طور پر وہ محض ایک اطلاع کے کچھ نہیں ہے۔ جو ریفرنس صدر بیچتا ہے وہ محض ایک اطلاع ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل یعنی کہ ججز جو ہیں وہ خود اس بات کا تعین کریں کہ یہ معاملہ دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ججز کا ادارہ ہے وہ ججز کہہ سکتے ہیں نہیں جی ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، بات وہی ختم ہو جائے گی۔ ججز اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے کی تحقیق کرنی ہے تو بات وہاں سے شروع ہو جائے گی، حکومت وہاں سے نکل جاتی ہے، حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہی آئینی صورتحال ہے۔ تو حکومت کا جو رول تھا وہ صرف یہ تھا کہ جو انفارمیشن حکومت کے سامنے آئی اس انفارمیشن کی، ابھی کوئی شہادتیں اکٹھی نہیں کی گئی تھی، اس انفارمیشن کی تصدیق ہوئی، حقیقتاً 3 فلیٹس تھے، حقیقتاً نان ڈکلیئرڈ تھے، تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ فراہم کر دی گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اس چیز کے اوپر کبھی فیصلہ نہیں ہوا، اس میں جو میرٹس آف دا کیس ہیں وہ تو کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوئے نا، کیونکہ وہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کہ جی حکومت کا جو ریفرنس فائل کرنا تھا وہ غلط تھا، وہ سپریم کورٹ نے میجورٹی سے ایک فیصلہ دیا، کیونکہ اس میں مائنورٹی ویو بھی تھا، اگر وہ 6-5 کا شاید فیصلہ تھا یا اس طرح سے کچھ تھا، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کہیں نہیں ہوا کہ جو انفارمیشن تھی وہ درست نہیں تھی۔ یہ فیصلہ ہوا کہ جی قانونی طور پر آپ یہ ریفرنس فائل نہیں کر سکتے تھے، جس پہ میں نہیں اس سے اگری کرتا ہوں، 5 اور ججز نے بھی اگری نہیں کیا اس سے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر جو انفارمیشن تھی، وہ جو سوالات ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، ان کا آج تک جواب نہیں آیا ہے، اور وہ باقی چیزیں بھی حقائق کا حصہ ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریفرنس سیاسی طور پر فائل کرنا وہ شاید درست فیصلہ نہ ہو۔ اچھا اس کی بھی میں کر دیتا ہوں کہ یہ میں کیوں کہتا ہوں۔ دیکھیں جو لوگ سازشی ہوتے ہیں نا، وہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ کسی گمنام شخص سے فائل کروا دیتے ہیں۔ اگر عمران خان یا عمران خان کی حکومت ایک سازشی طرح کی حکومت ہوتی تو وہ ریفرنس کبھی خود فائل نہ کرتی، وہ یہ ریفرنس کی جو تمام انفارمیشن تھی وہ پلانٹ کرتی، کسی صحافی کو دے دیتی یا کسی بار کاؤنسل کو تھوڑے سے پیسے دیتی کہ بھائی یہ لو اپنی لائبریری ٹھیک کر لو، اپنا سوئمنگ پول بنا لو، تو یہ ریفرنس فائل کر دو، انفارمیشن تو سامنے آ جاتی نا، تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ہوتا، اور جج صاحب بھی گندے ہوتے۔ لیکن چونکہ عمران خان جو تھے وہ ذاتی طور پہ کبھی بھی اس قسم کے شخص نہیں ہیں، ان کے سامنے جب انفارمیشن آئی تو انہوں نے کہا بالکل ہمیں حکومت کو فائل کرنا چاہیے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اگر دیکھیں ان کو اگر کوئی سیاسی مشورہ دیتا تو سیاسی طور پہ یہ بات بعد میں ڈسکس بھی ہوئی ہمارے ہاں، اور بارہا یہ کہا گیا کہ یہ انفارمیشن جی ہم کسی کو دے دیتے تو وہ فائل کر دیتے۔ تو وہ چونکہ عمران خان کی کوئی جو شخصیت ہے وہ سازشی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جس چیز پہ میں بلیو کرتا ہوں وہ پھر میں خود کرنی چاہیے، تو انہوں نے خود کر دیا۔ بس کوئکلی یہ بتا دیں، انفارمیشن وزیر قانون کی طرف سے آئی تھی یا انفارمیشن کہاں سے آئی تھی؟ دیکھیں انفارمیشن تو آئی تھی ہمارے پاس، اے آر یو کے پاس آئی تھی، جو فرسٹ انفارمیشن تھی وہ تو ایک صحافی کی جانب سے آئی تھی، اور وہ صحافی بھی جو تھا اس کو بھی رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا کیس میں۔ تو یہ باقی تو ساری وہ گپیں ہیں نا جی کہ فلانی جگہ سے آئی، فلانے نے کروایا، وہ تو اگر آپ اس کو کھولیں گے جب کبھی، اگر جسے کہتے ہیں نا پورا سچ جب عوام سننے کے لیے تیار ہوگی، تو اس سے تو پاکستان کی جو ہے نا اس وقت جو نظام ہے اس کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست ڈوٹ پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔